हेलो क्यूटीज। तो कैसे हैं आप लोग? तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बायोडाइवर्सिटी। क्या होने वाला है? बायोडाइवर्सिटी। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या रहते हो, जहाँ पे एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम कि बायोडाइवर्सिटी को क्या लॉस है, उससे हमें क्या खतरा है, क्या कॉज है और हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कमी होना। क्या है? कमी होना। किसमें कमी हो रही है? वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया और अर्थ। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी एरिया का क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, यानी घट रही है। चाहे एरिया का बोल लो, चाहे एक आप अर्थ में बोल लो, अर्थ में भी घट रही है और एक किसी पर्टिकुलर एरिया का भी आप ले सकते हो एग्जांपल। वहाँ का क्या हो रहा है? एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है उसकी क्या हो रहा है? उनका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? उनका रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। उनकी जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, किस वजह से हो रही है, हम पे क्या इफेक्ट्स है और क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या हम कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है समझ लिया आपने? रिडक्शन। क्या? रिडक्शन इन द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ अर्थ। इतनी बात समझ आई है? इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की, बट ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है डिफॉरेस्टेशन। क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम क्या कर रहे हैं? नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि जितना हमें नेचर दे रहा है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। उसको हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपने आप रिप्लेनिश हो जाए। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है? हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। फॉर डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स अगर जो जीव जंतु, जो एनिमल्स रहते हैं, कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। वो वहां से हट जाएंगे क्योंकि उनका तो आपने घर काट दिया है। ठीक है। पॉल्यूशन की वजह से कि जो उनका हैबिटेट है, जो उनका इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपने उनका इन्वायरमेंट ही खराब कर दिया। कैसे किया खराब? कैसे किया? कैसे किया? पॉल्यूशन करके आपने उनका इन्वायरमेंट यानी कि घर, हैबिटेट है जो भी उनका, आपने खराब कर दिया। क्लाइमेट चेंज हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, तब भी उनके हैबिटेट में प्रॉब्लम आएगी। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी कंडीशंस होती है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। अब ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उनके लिए कुछ आपने रखा ही नहीं, सारा तो हमने यूज कर लिया। तो क्या होगा? इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हमें देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? अब हमें क्या असर होगा? नेचर को क्या होगा? नेचर में इको इको बैलेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इंबैलेंस क्रिएट करेगा। क्या करेगा? इंबैलेंस क्रिएट करेगा। इतना है। एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, ऑफ कोर्स अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो स्पीशीज का क्या होगा? एक्सटेंशन, वो विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल हेल्थ में भी आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड देन लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना डिफॉरेस्टेशन करोगे तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट आपको देखने को नहीं मिलेगा है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर ये लॉस है तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, ऑफ कोर्स ये है। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस हमें बना के रखना है। फूड चेन सपोर्ट करता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, और रिसोर्स प्रोवाइड करता है ह्यूमन के लिए। एंड देन प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को भी वही प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से? सबसे ज्यादा प्लांट करो ट्रीज को, रिड्यूस पॉल्यूशन करो, रिसाइकलिंग वाला मेथड यूज करो और प्रोटेक्ट करो किसको? वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके रखना है। तब जाके हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? प्रोटेक्ट हो पाएगी। प्रोटेक्ट हो पाएगी तो सारे कॉजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। इतना सबको क्लियर है? अगला टॉपिक बढ़े। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है स्टेवर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को एकदम केयरफुली, वाइजली एंड रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम बात करें, स्टेवर्डशिप होता क्या है? स्टेवर्डशिप सिंपल मीनिंग में होता है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स केयरफुली, रिस्पॉन्सिबली। ठीक है। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली, वाइजली एंड केयरफुली एंड टू प्रोटेक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, टू सेव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। इतनी बात समझ आई? ठीक है। स्टेवर्डशिप का मतलब सिंपल है, आ गया, रिस्पेक्ट के साथ यूज करना, वाइजली यूज करना है, केयरफुली यूज करना। यही क्या है? स्टेवर्डशिप। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेचर को प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व रिसोर्स करता है, हेल्प इन फ्यूचर जनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको सेव करके रखता है ताकि उनके बाद में वो काम आ सके। इतनी बात क्लियर है? किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं? जो मैंने पीछे बताया था बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम वही है। आपको ज्यादा क्या लगाने? ट्रीज लगाने, सेव वाटर करना, 3R का यूज करना, एनर्जी को सेव करना, नेचुरल रिसोर्स को केयरफुली यूज करना। तो सारे मेथड किसके हैं? टू प्रैक्टिस द स्टेवर्डशिप। इतना क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे हमें एक केस स्टडी देखने को मिल रहा है। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी पंजाब के बारे में। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है वाटर क्राइसिस। क्या देखने को मिल रहा है? वाटर क्राइसिस। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि पंजाब में जो फार्मर्स हैं यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, वो जितना वो दे सकती है उससे ज़्यादा क्या कर लिया वहाँ के पीपल ने यूज़ कर लिया। इसी वजह से वहाँ के वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। पंजाब इज़ फेसिंग सीरियस अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस। कौन-सा अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस पंजाब सीरियसली फेस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हम वहाँ के लोगों ने ज़्यादा यूज़ कर लिया, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर लिया है। समझ आ रही है इतनी बात? इसी वजह से क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। इससे क्या कारण है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, ये सबसे मेन रीज़न है वाटर क्राइसिस का। पैडी कल्टीवेशन अगर वहाँ के लोग करते हैं तो वाटर ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी वाटर का यूज़ हो रहा है, इसलिए वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। इतनी बात समझ आए? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी, तो कैसे देगी? विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली बन सकता है। इतना क्लियर है सभी को? यूज़ ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो क्या होता है? सॉइल खराब होता है, सॉइल खराब होगा तो क्या होगा? वाटर भी पॉल्यूट होगा, वाटर पॉल्यूट होगा तो सॉइल की क्वालिटी ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्या है? इससे क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है डाउन चला जाएगा, वाटर स्कैरसिटी होगी, वाटर पॉल्यूशन होगा, हेल्थ हज़ार्ड्स भी हमें देखने को मिल जाएगा, यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाएगी अगर वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा। अबाउट 80% ऑफ द पंजाब एरिया इज़ ओवर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि 80% जो पंजाब का एरिया है वो ऑलरेडी क्या है? ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका, ओवर यूज़ हो चुका है, और उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो नेचुरली क्या करे? रिचार्ज कर पाए। क्या कर पाए? रिचार्ज। इसीलिए वहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री एंड वृक्ष आयुर्वेदा, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे सराउंडिंग पे क्या-क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इफेक्ट हम बोलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री क्यों यूज़ होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सीमेंट इंडस्ट्री क्यों यूज़ होता है? किस लिए यूज़ होता है? अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताना। उसके बाद हम क्या करते हैं? आगे बढ़े? ठीक है, मैं बताती हूँ सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ होता है। मान लो आजकल क्या हो रहा है? अर्बनाइज़ेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्बनाइज़ेशन हो रहा है, यानी कि सिटीज़ डेवलप हो रही है। सिटीज़ डेवलप हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगे, रोड बनेंगे, डैम्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, ये सब बनेंगे, और ये सब बनने में क्या यूज़ हो रहा है हमारा? हमारा सीमेंट यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? सीमेंट यूज़ हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है? ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। अब वृक्ष आयुर्वेदा क्या है? वृक्ष आयुर्वेदा क्या है? वृक्ष आयुर्वेदा एक इंडियन साइंस है। इसमें हमें बताती है कि प्लांट की केयर किस तरीके से कर सकते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ आई? तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिज बनाने में एंड डैम बनाने में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री रिलीज़ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, जब बनता है पॉल्यूशन, देखो पॉल्यूशन होगा तो एनवायरमेंटल क्या होगा? एनवायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ऑफ कोर्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है? हाई एनर्जी यूज़ हो रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इमिशन को इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लाइमस्टोन माइनिंग हो रही है, लाइमस्टोन माइनिंग होगी तो क्या होगा? लाइमस्टोन माइनिंग होगी तो वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेट है, जिस एरिया पे माइनिंग होगी, वहाँ का नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होगा ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या सिचुएशन चल रही है? ठीक है, इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है? क्या सीमेंट की जगह यूज़ हम इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और हम फ्लाई ऐश मिला सकते हैं अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, और या फिर फ्लाई ऐश मिला दो या फिर अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला दो किसमें? सीमेंट में, ताकि क्या हो? एनर्जी कम लगे और पॉल्यूशन भी हमारा कम निकले, ठीक है? रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, मान लो कुछ अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें ईंटें निकल रही हैं, ब्रिक्स निकल रहे हैं, तब उसको रीयूज़ करो, दोबारा से यूज़ करो। इससे क्या होगा? हमारा एनर्जी भी सेव होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। ठीक है, मैंने बताया था वृक्ष आयुर्वेदा क्या है? वृक्ष आयुर्वेदा एक इंडियन साइंस है जिसमें हमें बताती है कि किस तरीके से क्या करना है, प्लांट की केयर करनी है, और प्लांट की केयर करनी है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना है। इतनी बात समझ आई? अब क्या-क्या मेथड है कि हम वृक्ष आयुर्वेदा को अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस ला सकते हैं? तो फर्स्ट तरीका क्या है? क्रॉप रोटेशन। क्या है? क्रॉप रोटेशन। कहने का मतलब क्या है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि अगर आपका एक फील्ड है, क्या है? अगर आपका ये फील्ड है तो फर्स्ट टाइम आपने क्या लगाया? वीट। क्या लगाया? वीट। तो सेकंड टाइम आप वीट नहीं लगाओगे, सेकंड टाइम आप क्या लगाओगे? कोई पल्सेस लगा दोगे, ठीक है? क्या लगा दोगे? कोई मिलेट्स लगा दोगे। इससे क्या होगा? इससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे, क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। अब कैसे रहेगी? हम जानते हैं कि सॉइल की जो पल्सेस या मिलेट वगैरह में हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है राइज़ोबियम। क्या होता है? राइज़ोबियम। राइज़ोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में
काम करता है, ठीक है? इस वजह से वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके करके रखता है। और सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं जो हमारे लेज्यूम्स क्रॉपिंग होती है, उनमें सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमें अगर कोई भी क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो को उससे बाद हम वही सेम क्रॉपिंग नहीं कर सकते। इससे सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ होगी, और हमें अगर सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करके रखनी है, तो हमें अल्टरने क्रॉप रोटेशन करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है, क्रॉप मिक्सिंग। क्या है? क्रॉप मिक्सिंग। क्रॉप मिक्सिंग में क्या है, क्या मान लो आपका ये फील्ड है, क्या है? फील्ड है। आपने फील्ड को डिवाइड कर दिया ए पार्ट एंड बी पार्ट में। फर्स्ट में लगाया व्हीट, दूसरे में आपने कोई छोटा-सा लगा दिया, मान लो क्या लगा सकते हैं हम, मान लो मिलेट्स लगा दिया। क्या लगा दिया? मिलेट्स लगा दिया। इससे भी क्या होगी, हमारी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, और मेंटेन होने के बाद हमारे क्या होंगे, और दूसरी बात, फूड का क्या होगा, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स टुगेदर इंक्रीज यील्ड एंड रिड्यूस रिस्क। इतनी बात समझ आए, और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। एंड सॉइल कंजर्वेशन हमारा एक और तरीका है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं और फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है। एंड पेस्ट मैनेजमेंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट क्यों होता है, जो हमारे वीड्स होते हैं उसको हमें मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल करने पड़ते हैं, बट केमिकल की जगह आप नेचुरली ऑर्गेनिक यूज कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक कैसे, मान लो आपने नीम का यूज कर लिया, नीम का स्प्रे बना के आपने अपने फील्ड पे स्प्रे किया, तब भी आपके पेस्ट क्या हो जाएंगे, वीड्स क्या हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या करना है, केमिकल से हमें बचना है। एंड ट्री प्लांटेशन तो आपको करना ही करना। अगर इन्वायरमेंट का कहाँ कहीं भी अगर जिक्र आता है, तो क्या करना है हमें, ट्री प्लांटेशन तो हमें करना ही करना। इतनी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमने एक केस पढ़ा था पंजाब का, जहाँ पे हमें वाटर क्राइसिस देखने को मिल रहा था। अब एक केस पढ़ेंगे सिक्किम का। सिक्किम में क्या है, सिक्किम ने 2016 में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अचीव किया था। क्या किया था? 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अचीव किया था। सिक्किम जो था फर्स्ट स्टेट बना था किसका, इंडिया का, टू बिकेम 100% ऑर्गेनिक, टू बिकेम 100% ऑर्गेनिक। इतनी बात समझ आ रही है? ये क्या करती है, ये बताती है किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं और सस्टेनेबल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात ठीक है। आगे बढ़े। अबाउट सिक्किम, अगर सिक्किम के बारे में अगर कोई नहीं जानता, मैं बता दूं, सिक्किम जो है, सिक्किम एक इंडिया का पार्ट है, यानी कि इंडिया का स्टेट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। इसके पास क्या है, ये रिच इन नेचुरल रिसोर्स है, जैसे सॉइल है, इनके पास वाटर है, फॉरेस्ट है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा ये रिच है। क्या है? रिच है। वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है? अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम केमिकल वाली चीजों से बचेंगे, केमिकल वाली चीजों में बचेंगे तो हमारी क्या होगी, फार्मिंग ज्यादा अच्छी हो पाएगी। ठीक है। और सॉइल भी हेल्दी रह पाएगा, फर्टाइल रह पाएगा। इतना क्लियर है क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए? क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सभी चीजों को ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाते ही रहना है। ठीक है। और ये प्रोटेक्ट वाटर सोर्स फ्रॉम पोल्यूशन, और अगर हम केमिकल यूज नहीं करेंगे तो सॉइल भी और साथ में वाटर भी पोल्यूट नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है। एंड प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड बायोसिटी। ऑफ कोर्स अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट में भी क्या आएगा, सुधार आएगा, और हम इसके थ्रू हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव एज ए इनिशिएटिव हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग मिलेगी तो हमें हेल्दी फूड खाने को मिलेगा, फार्मर की इनकम भी अच्छी होगी और उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे ये चीजें, और हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने में ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। 2016 में सिक्किम जो फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का, इसने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या की, अचीव की। अगर आप सभी को पता है, आपका जो स्टेट है, आपका अगर हॉलीडे होमवर्क में आपको क्या मिलता है, आपको हॉलीडे होमवर्क है सिक्किम मिलता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जो कंबाइनिंग स्टेट है, यानी दिल्ली को जो स्टेट मिला है, सिक्किम मिला है, यानी कि दिल्ली, वहाँ के लोगों के बारे में जानना, वहाँ के खान पान के बारे में जानना, ट्रेडिशन के बारे में जानना, फार्मिंग के बारे में जानना, पोल्यूशन के बारे में जानना, पॉपुलेशन के बारे में जानना, ये सब क्या है, दिल्ली का, यहाँ पे दिल्ली को मिला हुआ है ये स्टेट। और वहाँ बच्चों को क्या मोटिव है, क्यों मिला है, ताकि दिल्ली के बच्चे सिक्किम के बारे में जाने और उसी तरीके से वहाँ की प्रैक्टिस को अपनाएं। ठीक है। अब यहाँ पे आईएसए की बात करेंगे। आईएसए किसने बनाया? आईएसए फ्रांस और इंडिया ने मिलकर बनाया। क्यों बनाया? टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है। अब आईएसए की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। किसने बनाया? इंडिया फ्रांस ने मिलकर बनाया है। और इसमें क्या है, इसमें हम बात करेंगे बात किसकी गई, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर टुडे एंड द फ्यूचर जनरेशन। इसमें बात किया, यानी कि आज के लिए भी हमारे पास मौजूद हो नेचुरल रिसोर्स, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी उनके पास भी अवेलेबल हो। इतनी बात समझ आए? अब किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वाइजली कर सकते हैं, हम बार बार पढ़ चुके हैं। 3R का यूज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्स का हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई आपको? आगे बढ़े। आगे क्या है, अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जाने, क्यों है, क्या इसका मोटिव है, टू प्रमोट द यूज ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली, यानी ग्लोबल लेवल पे ये क्या करना चाह रहे हैं, प्रमोट करना चाह रहे हैं। किसको प्रमोट करना चाह रहे हैं? यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है। और इनका एक और एम है, टू प्रमोट सोलर एनर्जी एंड मेक इट अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, यानी कि सबको मिले, क्या मिले, सबको मिले, और सस्टेनेबल
सबके लिए हो, एक्सेसिबल भी सबके लिए, यानी कि सब लोग यूज़ कर पाएँ, सबके पास पहुँच पाएँ और सही से इस्तेमाल कर पाएँ। इसका एक दूसरा एम है, ठीक है? कौन-कौन मेंबर थे इसमें? 120 मोर देन 120 जो कंट्रीज़ थी इसमें पार्टिसिपेट की थी और ज़्यादा कौन-सी कंट्रीज़ थी? टेम्परेट ज़ोन वाली कंट्री थी, यानी कि सनशाइन रीजन के जो थे, ज़्यादा उस कंट्री के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। क्या ऑब्जेक्टिव है? इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना? मोबिलाइज़ करना और बिल्ड कैपेसिटी एंड क्रिएट अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करना इनका क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? बेनिफिट क्या रहेगा? क्लीन रिन्यूएबल रिसोर्स में मिलेगा, रिड्यूस पॉल्यूशन होगा, क्लाइमेट चेंज भी रिड्यूस होगा एंड हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितनी बात समझ आ रही है? ठीक है? अब तो ये था हमारा पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर में, ठीक है? अगर कुछ भी रह गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा दूँगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा टोटल फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज़, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पढ़ा। फिर हमने ब देखा कि इकोसिस्टम सर्विसेज़ क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करना, वाटर प्यूरिफिकेशन करना, सॉइल कंजर्वेशन करना, पॉल्यूशन को प्रमोट करना और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? फिर हमने देखा किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंज़र्व कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा किस तरीके से सस्टेनेबल रिसोर्स को हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से हम अपने साथ-साथ फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए भी हम रिसोर्स क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं ताकि उनको भी क्या कर सके, उनको भी मिल सके और उनकी भी नीड्स फुलफिल हो सके। तो एक लाइन है यहाँ पे देखो, अगर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स टुडे वाइज़ली टू प्रोटेक्ट द ला टू यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वाइज़ली टुडे टू प्रोटेक्ट द लाइफ टुमारो। अगर हम आज सही से रिसोर्स को अच्छा करेंगे, तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, वो प्रोटेक्ट हो पाएगी। अगर कंज़र्व करेंगे, रिस्टोर करेंगे, रीजनरेट करेंगे, तो हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर होगा। क्या होगा? सस्टेनेबल फ्यूचर होगा। अगर हम बात करें 80% ऑफ द पंजाब एरिया एरिया ए हैज़ बीन क्लासिफाइड एज़ ओवर एक्सप्लॉइटेड फॉर ग्राउंड वाटर, यानी ग्राउंड वाटर के लिए जो एरिया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। तो समझ आया हमने क्या पढ़ा ज्योग्राफी के चैप्टर में? यानी कि हमने 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूरा वीडियो कवर कर लिया, पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अगर कुछ भी बचा रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। और यही था हमारा पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि क्लास 8th का था। नाम था नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा-सा पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।